आप सबने ये सिस्टम तो देख ही रखा होगा। इसमें इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? फिंगर एक्सरसाइज में, है ना। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है? इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, इसको जैसे अपन फिंगर से इसको खींचते हैं और ये फिर यहाँ से फोर्स को जब रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, फिंगर्स को बैक ऊपर की तरफ खींचता है ना। अच्छा देखो, जब इसको हमने नहीं खींच रखा है और जब हमने इसको खींच रखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हमने नहीं खींच रखा है उस समय इसमें कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ये नेचुरल लेंथ में है ना। जब हमने इसको खींच दिया तो इसमें क्या आ गया, प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स है और ये क्या है, इलोंगेटेड है ना। और इसमें स्प्रिंग फोर्स का प्रेजेंस है ना। ऐसे ही आपने ये भी देख रखा होगा, ये वीडियो देख रखा होगा। इसको कहाँ पे यूज करते हैं? कोई कंक्रीट का रोड है, उसको यदि तोड़ना हो तो हैमरिंग के हेल्प से तोड़ते हैं, है ना। अच्छा, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है? तो मशीनरी की हेल्प से इस हैमर को हैवी जो भी मेटल का है ना, इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं और किसी हाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं। अच्छा, हमें मशीन की हेल्प से इसको क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लग रहा है, जो कि नीचे की तरफ खींच रहा है ना। हमने क्या किया कि एच हाइट पे लेके गए, किसी हाइट पे लेके गए और वहां से छोड़ दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेजेंस है, वो घसीट के इसको नीचे लाएगा, ये आके कोलाइड होगा। अब देखना हो क्या रहा है, हम मशीनरी की हेल्प से एच हाइट पे ले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के और ले जाके छोड़ दिया कि लो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें नीचे ले जाना है, लेके जाओ। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे लेके आ रहा है तो जितना दूर इसको एक्सेलरेट कर रहा है उतने देर में ये मोशन गेन कर रहा है और मोशन गेन करके ये कहाँ पे जाके कोलाइड कर रहा है। और इसी फंक्शन को ना कि हाँ यहाँ पे स्प्रिंग है, इसको इलोंगेट कर रहा है और ये मूव कर पा रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं ना, जैसे ही हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी दो तरह का हमारे माइंड में आता है ना। दो तरह का एनर्जी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सा एनर्जी? एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या है, मोशन एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, पोजीशन एनर्जी है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोशन है। यहां पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोशन है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ फोर्स है। अच्छा देखो, जो प्रेजेंस ऑफ मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन एनर्जी है, वो कहां पे यूज होता है? तो यूज्ड इन कोलिजन, यूज्ड इन कोलिजन। अभी आपने देखा कि हैमर को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ उठाया और वहां से रिलीज किया तो ग्रेविटेशन ने उसको एक्सेलरेट किया और जाके वो कोलाइड किया, तो उसको कोलिजन में। या हैमरिंग, नॉर्मल हैमरिंग भी करते हैं तो वहां पे भी वैसे ही करते हैं कि फोर्स की हेल्प से उसको एक्सेलरेट करते हैं, है ना। और वो मोशन गेन करता है, वो कोलिजन में यूज होता है। पोटेंशियल एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ जो फोर्स है, प्रेजेंस ऑफ जो फोर्स है वो कहां पे यूज होता है? तो यूज्ड इन मूविंग समथिंग, यूज्ड इन मूविंग समथिंग। अब देखना कैसे, हैमर को जैसे ही हैमर को यहां पे हैमर को बोले, हैमर को जैसे ऊपर की तरफ उठा के जब रिलीज किया तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको क्या किया, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको एक्सेलरेट कर रहा है ना। अच्छा, जब ये एच हाइट पे गया ना, हम क्या बोलते हैं कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अब वो क्या कर सकता है, वो फोर्स इसको मूव कर सकता है। ये कब तक एच हाइट पे रहेगा, जब तक इसको होल्ड कर रखा है। जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ भागेगा, है ना, और नीचे की तरफ भागेगा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लेके आएगा तो एक्सेलरेट करेगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट में स्टोर होता है, वो किस में यूज हो गया, मोशन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो किस में यूज हुआ, कोलिजन में, है ना। स्प्रिंग में भी वैसे ही हो रहा है कि हाँ स्प्रिंग है, इसको जब हमने इलोंगेट किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, अब इसके पास एबिलिटी है क्या, फिंगर्स को मूव करने की। हम जब छोड़ना होता है तो स्लोली छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, चोट लगने के चांसेस है ना। अब देखना, तो ये
जो है हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को मूव किया, इलोंगेट किया। अब इसके पास एबिलिटी है क्या, फिंगर्स को मूव करने की, इसके पास एबिलिटी है फिंगर्स को मूव करने की, है ना। अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ रखा है, एक तो स्प्रिंग है, तो यहां पे क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का प्रेजेंस है ना। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का प्रेजेंस है ना। ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, कोई भी बॉडी है, पार्टिकल है, उस पर यदि चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, सारा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज में लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे अवे की तरफ फोर्स लगाते हैं। वहीं अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ना हम लोग सिर्फ लाइक चार्जेस के बारे में सोचते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। अब देखना, क्या दो चार्जेस हम लोग लेते हैं, यदि Q1 है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, क्या ये खुद से R सेपरेशन पे आ सकते हैं क्या, कि हाँ चलो तुम भी प्लस Q1 मैं प्लस Q2 आ जाते हैं एक साथ, वो आएंगे क्या। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इसका कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखना यहाँ पे, ये खुद से आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, है ना। इसको एक्सटर्नल फोर्स ही ला पाएगा, है ना। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे, इनको जब तक पकड़ रखा है तब तक ये पास में रहेंगे, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, रास्ता देंगे, पानी को फ्लो होने का, है ना। टंकी में बंद रखा है तो वहां पे है, जैसे ही नल खोलेंगे पानी गिरना शुरू हो जाएगा, रास्ता मिलना चाहिए, है ना। तो इसको होल्ड कर रखा है तो ये है, जैसे इनको रास्ता मिलेगा मूव करने के लिए, ये तुरंत भागेंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्जेस की वजह से क्या, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटेगा ये भागेंगे, है ना। तो हो गया ना मूवमेंट। तो क्या वहां पे तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स की प्रेजेंस से मूवमेंट जो हो रहा है, क्या यहाँ पे जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का, वो एज ए एनर्जी यूज होगा क्या, एज ए एनर्जी यूज होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे होगा वो देखना। यदि चार्ज किसी एक को फिक्स कर दे, दूसरा मूव कर गया, दोनों मूव कर गए, दोनों को रिलीज कर दे, तो चार्ज मूव कर गया, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मॉडर्न लाइफ का बैकबोन है। चार्ज मूव कर गया, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मॉडर्न लाइफ का बैकबोन है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। चार्जेस रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रेजेंस है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रेजेंस है मतलब वहां पे मूवमेंट क्या है, जिस बॉडी पे है चार्ज, है ना, उसका मूवमेंट पॉसिबल है ना। जैसे ही उसको रास्ते में लगा मूवमेंट पॉसिबल है, और वहीं क्या है, हमारा एक तरीके से एक अलग तरह का एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस की वजह से एनर्जी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गया, एनर्जी ऑफ मोशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ मोशन, है ना। किस में यूज होगा, यूज्ड इन कोलिजन। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फोर्स, है ना, एनर्जी ऑफ पोजीशन, और वो किस वजह से, तो प्रेजेंस ऑफ फोर्स की वजह से, है ना, प्रेजेंस ऑफ फोर्स की वजह से। कहाँ पे यूज होगा, तो कैन बी यूज्ड इन मूविंग समथिंग। तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रेजेंस है, वो भी पार्टिकल्स को मूव करने में यूज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज जिस भी पार्टिकल पे है उसको मूव करने में यूज होगा, और वो क्या एनर्जी है, तो बिल्कुल है ना। जितना अपना मॉडर्न लाइफ देख रहे हैं ना, उसी पे इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है, और वो किस पे है, चार्ज के मूव करने पे है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो कहीं पे भी हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो भी सिस्टम है ना उसके कंस्टिट्यूएंट्स के कॉन्फ़िगरेशन पे जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अभी इस स्प्रिंग में मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो जीरो है,
क्योंकि ये इलोंगेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको इलोंगेट कर देना तो इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। ये इलोंगेटेड है, ये नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है। जिसने भी इसको होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, उसको ये मूव करना चाहता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटेगा, इसके पास एबिलिटी है किसी बॉडी को मूव करने की, है ना। जो वैसे ही हमारा वो हैमर जो था, उसको जब तक ऊपर होल्ड कर रखा है तब तक है। जैसे ही उसको एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तुरंत नीचे भागेगा, है ना। तो उसके पोजीशन की वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो अब उसमें भी पोजीशन की वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटली आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट, यहां पे ना एक एक वर्ड को हम लोग ध्यान देंगे, है ना। देखना, वर्क डन, ऑब्वियसली एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, है ना। ये जो अगेंस्ट वर्ड है ना, ये हमें एक कंडीशन देता है, वो मैं समझाता हूं कैसे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू बिल्ड अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। अब हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई भी सिस्टम है ना, जैसे 2 पॉइंट चार्जेस है r डिस्टेंस पे, वो खुद से नहीं बनना जाना, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको बनाना पड़ेगा, है ना। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो सकता है ना, 2-3 हो सकते हैं कंटिन्यूअस, है ना। सो उसको बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, किसके? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के। ये अगेंस्ट ना ऐसा वर्डिंग है ना कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे ना, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का स्टोर्ड होगा। कोई एक्स्ट्रा वर्क डन, है ना, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन वो करेंगे या उसमें दिया, एनर्जी दिया, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगा, है ना। एक्स्ट्रा देंगे मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज करें तो उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क डन जो होगा ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर्ड नहीं होगा। सो जो हमारा जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, W एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, मतलब काइनेटिक एनर्जी को क्या रखो, कांस्टेंट रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 रखो, है ना। वो जो होगा, वो जो भी सिस्टम है उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक डेफिनेशन है। और आगे हमारे पास जितने आर्टिकल आएंगे ना पोटेंशियल एनर्जी के, उसमें हम यही यूज करने वाले हैं, है ना। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्म होगा सिस्टम का, चार्जेस के सिस्टम का, वो क्या होगा? 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। जैसे कि मान लो कि ये Q1 है और यहाँ पे किसी R सेपरेशन पे Q2 है ना। अब आपसे पूछे कि क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल स्टोर्ड है ना, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। रिलीज करो, भागेगा, है ना, मूवमेंट होगा। अच्छा, आपसे अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है? तो इस सिस्टम को बनाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जितना वर्क डन किया गया होगा ना, वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया होगा। अब डेफिनेशन वाइज देखें तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी एट गिवन सेपरेशन फ्रॉम Q1। Q1 को मान लो कि एक जगह पे फिक्स कर दिया। अब Q2 को इंफिनिटी से लाने में, अच्छा देखो, जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे रहेंगे ना Q1 Q2, तो इनके बीच का फोर्स क्या है? 0 है। फोर्स का प्रेजेंस ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो चूंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे इनके बीच का जो फोर्स होगा वो 0 है, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो अब हम 0 से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इसके पोजीशन पे, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, वो इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है। सो यदि हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो चलो Q2 को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, है ना। तो ये रहा प्लस Q1, है ना, और Q2 को हम लेके आ रहे हैं कहां से? इन्फिनिटी से, है ना। अभी किसी x डिस्टेंस पे है, अभी किसी x डिस्टेंस पे है ना। अब देखना, इसको आगे की तरफ ये बढ़ा dx, आगे की तरफ बढ़ा ये dx। अब इसमें
फोर्स जो लग रहा होगा, अभी लाइक चार्जेस हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। अब जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव होगा, ये कैसा होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। और एक्सटर्नल, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना, एक्सटर्नल, है ना। अच्छा, एक बात और, हमारे पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। वो रखने के लिए ना एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, मतलब कि नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए। अच्छा, एफ नेट जीरो होने का मतलब कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड हर समय जो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है, मतलब एफ एक्सटर्नल भी कैसे अप्लाई होगा, वेरिएबल होगा, है ना। तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। हमें करना क्या है, हमें निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन। तो कभी भी W एक्सटर्नल निकालना है, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से किस सेपरेशन पे लेके आ रहे, आर सेपरेशन पे। इन्फिनिटी से कितने पे लेके आ रहे, आर सेपरेशन पे। अब देखो, तो हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ना, किसका, एफ एक्सटर्नल डॉट dx का, तो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस एंगल बिटवीन देम। तो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड एंड dx का मैग्नीट्यूड एंड कॉस इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, देख लो, है ना। एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ है, dx भी इधर की तरफ है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अच्छा, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, कितना, k q1 q2 अपन x डिस्टेंस पे है तो x स्क्वायर, है ना। dx का मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे ना तो वहां पे एक कैच है। क्या कैच है, मैं आपको बताता हूं, देखना। मॉड ऑफ dx लिखेंगे, x लिखते हैं तो इसमें ये x होता है तब जब x ग्रेटर देन 0, लेकिन -x लिखते हैं जब x लेस देन 0, क्योंकि मॉड का काम है पॉजिटिव वैल्यू देना, मॉड का काम है मैग्नीट्यूड देना, पॉजिटिव आउटपुट देना। तो यहाँ पे dx जो है ना वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि देखो x घट रहा है, तो जैसे जैसे dx भले ही छोटा है लेकिन है तो चेंज ना, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो x घट रहा है तो जो हमारा dx होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस का dx होगा। तो ये हमारे पास माइनस dx है और cos 0 डिग्री बोले तो 1, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग यदि W एक्सटर्नल निकालना चाहें, W एक्सटर्नल लिखना चाहें, तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल कितना है हमारे पास, K Q1 Q2 अपन x स्क्वायर एंड माइनस, है ना, और dx, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। चलो हम ना माइनस K Q1 Q2 को बाहर लेते हैं, तो माइनस K Q1 Q2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर dx। अच्छा देखो, 1 अपन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो हमें लिखना पड़ेगा x की पावर -2 dx। 1 अपन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा, है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, है ना। तो चलो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो ये बन गया -1/x, -1/x, है ना। सो यहां से हमें जो इंटीग्रेशन मिल गया वो कितना मिल गया, -k Q1 Q2 और इंटीग्रेशन मिल गया -1/x, कहां से कहां तक लिमिट, इन्फिनिटी से r तक, है ना। अब यहां से माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, k Q1 Q2 और लिमिट पुट करें तो 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सटर्नल जो वर्क डन आ गया ना वो आ गया K Q1 Q2 अपॉन R।
क्या आ गया, के Q1 Q2 अपन R आ गया। सो W एक्सटर्नल तो निकल गया कि कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इसको कहाँ पे लाने पे, R सेपरेशन पे लाने पे। ये सेपरेशन कितना है, R सेपरेशन पे लाने पे। अब देखना जब हमारा W एक्सटर्नल जो है वो कितना है, के Q1 Q2 अपन R है, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा चेंज बोले ना तो U जब R सेपरेशन पे है तो UR लिख देता हूं, और ये हो गया फाइनल, है ना। और दूसरा U जब इनिशियल सेपरेशन पे, इनिशियल सेपरेशन कितना था, इनफाइनाइट, तो U इनफाइनाइट, है ना। और ये किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 अपन R के बराबर होगा। अच्छा देखना U इन्फिनिटी जो होगा ना वो जीरो होगा, इसको जीरो लेते हैं एज ए रेफरेंस, जीरो होगा भी। देखना जब R इनफाइनाइट सेपरेशन पे दोनों चार्जेस है ना Q1 Q2, तो उनके बीच इंटरेक्शन क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जीरो है, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। जब फोर्स ही जीरो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि वो जीरो है तब एनर्जी हम लोग क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे। और जब R सेपरेशन पे है तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिंपली U लिख देते हैं। तो इस सिस्टम की दो पॉइंट चार्जेस की जो सिस्टम है उनके बीच स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन R, के Q1 Q2 अपन R, है ना। अब ये सिंपली दो पॉइंट चार्जेस हैं, R सेपरेशन पे है तो उनके बीच स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, के Q1 Q2 अपन R, है ना। पुट Q1 Q2 विथ साइन, Q2 विथ साइन। भले ही हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, है ना। तो ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जूल है। तो हम लोग लिखना इसको चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है ना, और एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। जब जीरो इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाए तो जीरो हो जाएगा, है ना। दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि हाँ दो चार्जेस है उनके बीच जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने का है, R सेपरेशन पे Q1 Q2 अपन R का है, के Q1 Q2 अपन R का है। उसको यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, two electrons are moving towards each other, each with a velocity of 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. What will be the closest distance of approach between them? है ना, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना. ये पहला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन. फिजिक्स में लार्ज का मतलब लार्ज ही होता है, मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना. ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी से मूव करना शुरू कर रहे हैं. इनके बीच कैसा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा. कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव. लाइक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. रिपेल कर रहे होंगे मतलब इनका जो स्पीड होगा, वेलोसिटी जो होगा, वो कंटिन्यूस क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, घट रहा होगा, है ना. अच्छा देखो, दोनों का मास सेम है, नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या है? जीरो है ना. तो सिमेट्रिक वे में मोमेंटम कंजर्वेशन से देखें तो सिमेट्रिक वे में इनका मोमेंटम क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा. क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होंगे ये, है ना, उस समय ये मान लो कि हम लोग बिगनिंग इसका लेते हैं, वो इनफाइनाइट सेपरेशन ले लें, है ना. क्लोजेस्ट अप्रोच पे यदि हम लोग बोले कि हाँ चलो क्लोजेस्ट अप्रोच आर है, तो उस समय इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी. दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. हमें ये क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना है ये फाइंड आउट करना है. अच्छा, हम ये कैसे बोल रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना. मास सेम है ना, वेलोसिटी
इनिशियली सेम था तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों का डिक्रीज हो रहा है सेम, है ना, रिपल्सन की वजह से डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ वेलोसिटी के साथ ही कोलाइड हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना ही करीब आते जाएंगे ना फोर्स बढ़ता जा रहा है, और सबसे एकदम क्लोजेस्ट आ जाएंगे तो जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें ये सेपरेशन, क्लोजेस्ट सेपरेशन यदि R है तो वो कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इनिशियल जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो KI प्लस UI, और फाइनल जब वो R सेपरेशन पे है तो KF प्लस UF, है ना। बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10⁶ मीटर पर सेकेंड दे रखा है दोनों का, है ना। सो यदि मैं 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv² कर देता हूँ, मास दोनों का सेम ही है, v सेम ही है ना। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0, K1 Q2 अपन इनफाइनाइट, K1 Q2 अपन R, है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, Q1 Q2, है ना, मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, है ना, और अपॉन दोनों का माइनस ही होगा, अपॉन R, क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना हो गया, R हो गया, है ना। और फाइनल सॉरी, ये हमने लिखा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों का 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 0, दोनों का 0 है ना। अब हमें यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या है, R जो होगा, जो हमारे पास R होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। mv² इक्वल्स ke² बाई R, मतलब R जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा ke² ओवर mv²। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देना तो हमारा काम हो जाएगा, हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, k जो है वो है हमारे पास 9 × 10⁹, तो इसमें यदि हम लोग पुट करते हैं तो 9 × 10⁹, और e² बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19, है ना, इसका स्क्वायर, तो ke² ओवर mv²। m कितना है, 9.1 × 10⁻31, एंड v² 10⁶ का स्क्वायर। बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। सो R जो है 9, अच्छा देखो तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, लगभग बराबर ही है ना। तो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1.6 × 1.6 कितना हो जाएगा, 16 या 256, तो 2.56, एंड इंटू 10⁹9 इंटू 10⁻⁻19 2 जा 38 होता है ना, एंड डिवाइडेड दिस 10⁻31 एंड 10⁻12, है ना। अब यहां से बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2.56 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रहे हो 9.1 था, उसको सिंपली 1 ले लिया, है ना, 1 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। सो देखना 10⁹9 और ये 31 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, और ये 12 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 50, है ना। तो यहां से हमारे पास बन गया 2.56 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, मतलब 2.56 एंगस्ट्रॉम अपन बोल सकते हैं, है ना। दिस विल बी द क्लोजेस्ट सेपरेशन। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, फिर से वही बात, लार्ज डिस्टेंस फिजिक्स में मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना। लार्ज डिस्टेंस with a speed u meter per second directly towards a free proton originally at rest। पहले क्या था, दोनों सेम वेलोसिटी से, दोनों सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ चले थे। यहाँ पे प्रोटॉन जो है u से चलना शुरू कर रहा है, और कितने सेपरेशन पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, और दूसरा प्रोटॉन जो है रेस्ट में, दूसरा प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में है।
अब देखो ये जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ेगा ना, इन दोनों के बीच रिपल्सन आएगा, इसका स्पीड घटना शुरू होगा, उसका स्पीड वो स्पीड गेन वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा राइट में, है ना। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा वो वेलोसिटी गेन करेगा तो वो उधर की तरफ भागेगा, रिपल्सन तो रहेगा ही, है ना। तो उसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटना शुरू होगा। इसका घटते घटते उसका बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि इसके पास जो वेलोसिटी होगा ना, सेम वेलोसिटी इस प्रोटॉन के पास भी होगा। सेम वेलोसिटी क्या होगा, इस प्रोटॉन के पास भी होगा, है ना। मास m ले रहे हैं, प्रोटॉन एक का मास m तो दूसरे का भी मास क्या है, m, है ना। अब इसके आगे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और भी बढ़ेगी और इसकी और भी घटेगी। तो यहां तक क्या हुआ था, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम हुई वहां तक जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो घटा था। इसके आगे जो डिस्टेंस है इनके बीच का, सेपरेशन जो है इनके बीच का, वो बढ़ना शुरू होगा। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये मान लो कि यदि r है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो ये v कितना है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो यदि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो इनिशियल जो मोमेंटम है, कोई यहाँ पे दोनों को सिस्टम हम लोग ले ले तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जो हमारा मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम जो है हमारा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो उसके पास mu था और दूसरे के पास क्या है, 0 है, तो mu प्लस 0। फाइनल मोमेंटम दोनों के पास क्या है, mv है, तो mv प्लस mv। अच्छा यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा v होगा वो कितना होगा, देखो तो 2mv इक्वल्स mu, mm कट गया तो v इक्वल्स कितना होगा, u/2। ठीक है, तो हमें u ये इनिशियल पता ही था, फाइनली हमें v कितना u/2 है। हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सेपरेशन कितना होगा, वो कहाँ से आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो क्या हमें ये v निकालने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल। जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखने जाएंगे तो इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक लिखेंगे तो v यूज करेंगे जो कि हमें रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें तो ki प्लस ui इक्वल्स k प्लस uf, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एक मूव कर रहा था किससे, u से, दूसरा 0 से। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो k e इंटू ई अपॉन इनफाइनाइट, है ना, तो ये 0 होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू 2 टाइम्स कर देते हैं, दोनों के पास सेम ही है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपन इनके क्लोजेस्ट सेपरेशन कितने का है, r का है। चलो यहां से हमारे पास देखो तो ये तो 0 है, ये हमारे पास कितना हो गया, हाफ एम u स्क्वायर, और यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग पुट करें तो वो कितना हो जाएगा, m, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो v का वैल्यू कितना है, u/2, इसको पुट कर दें यहाँ पे तो mu स्क्वायर / 2 और प्लस के ई स्क्वायर ओवर आर, है ना। ये इसमें देखो mu स्क्वायर / 2 वो mu स्क्वायर / 4, मतलब 0.5 माइनस 0.25 तो 0.25, तो ये कितना बचेगा, 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 mu स्क्वायर, कुछ नहीं किया, इसको लाके इसमें माइनस कर दिया, तो mu स्क्वायर बाई 1/4 mu स्क्वायर इक्वल्स के ई स्क्वायर ओवर आर, है ना। यहां से हमें क्या चाहिए, क्लोजेस्ट, ये r का वैल्यू चाहिए, तो r कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर, 4 ऊपर जाएगा, है ना, 4 क्रॉस में जाएगा तो 4 के ई स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा, mu स्क्वायर। अच्छा जब भी ना हमें आंसर को छोड़ना पड़े इन वैल्यूज में, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, है ना, डेटा ना हो, तो उस केस में k को k नहीं रखते हैं, उस केस में k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से लिखेंगे तो r का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट m,
u square. This is your answer. This is your answer. So this was the question कि दो प्रोटॉन्स हैं, है ना, एक मूव कर रहा है दूसरे की तरफ लार्ज डिस्टेंस से, दूसरा रेस्ट में था, इनके बीच का क्लोजेस्ट सेपरेशन क्या होगा, और वो हमारे पास कितना आ गया, क्लोजेस्ट सेपरेशन ई स्क्वायर ओपन पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर. दिस इज योर आंसर, है ना. इन पे आपके लिए भी क्वेश्चन है करने के लिए. एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं. देखना, आपने स्ट्रिंग बॉल सिस्टम देखा है ना. स्ट्रिंग बॉल सिस्टम में जब आपसे पूछा जाता है कि हाँ यहाँ पे मैं पूछूं कि मिनिमम स्पीड कितना हो ये पूरा ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, आपका तुरंत आंसर होगा कि √5gl, √5gl, है ना. यहाँ पे ना, यहाँ पे वहां पे क्या था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व था, टेंशन फोर्स इन्वॉल्व था, है ना. यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स भी आ गया, कूलम्ब फोर्स भी आ गया, मतलब चार्जेस भी आ गए. कैसे चार्ज आ गया, तो ये जो बॉब है इस पे क्यू चार्ज है, और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या रोटेशन है वहां पे भी क्यू चार्ज है. अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो उसके लिए जो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए. देख लो क्वेश्चन. Bob of pendulum has mass this and charge is this. Length of pendulum is this. The point of suspension also has the same charge this. What is the minimum speed u should be imparted to the bob so that it can complete vertical circle? है ना. देखो, जब हम ये कंडीशन लेते थे सर्कुलर मोशन का, जब कंडीशन हम लोग लेते थे इसमें, जब चार्ज नहीं है तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या कंडीशन होता था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाए, स्पीड 0 नहीं होता है, क्या, टेंशन 0 हो जाए. स्पीड 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर वो पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही सर्कल छोड़ चुका होगा, है ना. हाँ, मोमेंटरीली टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, एक मोमेंट के लिए टेंशन क्या हो जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाए. तो हमारे पास जो कंडीशन होता है सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो ये होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना. यहाँ पे मान लो कि मिनिमम स्पीड हमने u दिया, तो यहाँ पे कुछ इस